हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स में। आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसी को आज वाइंड अप करेंगे। उसके जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। विद दैट मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो अकाउंटिंग जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं और आगे बनाने वाली हूँ, ये सिर्फ 11th क्लास के बच्चों तक के लिए लिमिटेड नहीं है। आप अगर नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और आप बीकॉम परस्यू कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं और यू आर गोइंग फॉर बीबीए, तो वहाँ भी ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। विद दैट जो बच्चे आफ्टर 12th प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करते हैं लाइक सीए, तो सीए सीपीटी में भी ये बेसिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें ताकि आप सब इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाएँ। चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। मैंने आपके साथ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अभी तक अकाउंटिंग का मीनिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके साथ एक दो टर्म्स हमारी जैसे ट्रांजैक्शंस और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। आज हम उससे आगे ऑब्जेक्टिव टू अकाउंटिंग देखेंगे, मीन्स हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो अकाउंटिंग करने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ह्यूमन मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे अगर मैंने उसको रिटन फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव हमारा अकाउंटिंग का है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ताकि हम मेमोरी को रिप्लेस कर पाएं। क्योंकि अगर रिटन फॉर्म में मैंने ट्रांजैक्शंस को लिखा हुआ है तो मैं उन्हें आराम से जब चाहे रिकॉर्ड कर पाऊंगी। सेकेंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने का कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। एट द एंड ऑफ द डे हमें यही देखना है कि जो भी बिजनेस मैं कर रही हूँ इससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं और मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो अकाउंटिंग, अगर मैंने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखी हैं, लाइक जर्नल बना रखा है, लेजर बना रखा है, ट्रायल बैलेंस बना रखा है, तो उसके बाद जो हमारे स्टेप आते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करना होता है, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। 11th क्लास में ये हम सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, डे टू डे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे मैंने अभी आपके साथ वर्ड यूज कर लिया है, फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब एक पर्टिकुलर डे मैं ये जान पाऊँ कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है और मेरी कितनी ऑब्लिगेशंस हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में मैं ये टर्म्स में ये चीज़ इंक्लूड कर लूंगी। फिलहाल के लिए मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ अभी कि असेट्स, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटीज, मेरी क्या लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक, एक पर्टिकुलर डे मैं जब अपनी ये देखती हूँ कि मेरे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें मैं बैलेंस शीट बोलती हूँ। ठीक, तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, उसको डिपिक्ट करने के लिए भी मैं अकाउंटिंग करती हूँ। अकाउंटिंग करने का एक और मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको मैं अपने यूजर्स को प्रोवाइड करूँ। ठीक, यहाँ इसी वीडियो में एंड में मैं आपके साथ यूजर्स भी शेयर करूँगी आज कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक, आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट हुआ हमें या लॉस हुआ इस चीज़ को कैलकुलेट करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना, मतलब ये पता लगाना कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये एंड ऑफ द ईयर के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करने वाली हूँ। असेट, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है और मेरे पास कितनी ऑब्लिगेशंस है, कितने उधारी है मेरे पास, मुझे किस किस को अभी पैसा देना है। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करनी होती है, वो भी अकाउंटिंग के थ्रू ही हो पाती है। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। अकाउंटिंग का सबसे अच्छा एडवांटेजेस क्या है? एक तो क्योंकि अकाउंटिंग की वजह से हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही डिराइव होता है कि एक तो कंप्लीट और सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। सेकेंड, इसका मेन एडवांटेज है कि याद करने में ये बहुत मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग, मेमोरी को रिप्लेस कर रहे हो आप, एक प्रॉपर प्लेस पर चीज़ों को लिख रहे हो। लिखने का ऑल्दो एक स्टाइल है डेबिट क्रेडिट जो हम आगे सीखने वाले हैं, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है।
विद दैट आप अपने बिजनेस की प्रॉपर वैल्यू पता लगा पाते हो। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मेरी ऑब्लिगेशंस है। अगर मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है तो मैं आराम से असेस कर सकती हूँ कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मेरी ऑब्लिगेशंस है, मेरे बिजनेस की एग्जैक्ट वर्थ क्या है। ठीक, मैं लोन ले सकती हूँ। लोन मैं तभी ले सकती हूँ जब मेरे अकाउंटिंग डाटा कंप्लीट होंगे, जब मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं बैंक्स को या जिससे भी मुझे लोन के लिए अप्रोच करना है, जब मैं वो डाटा उन लोगों को दूंगी, ओनली देन आई कैन रेज लोन। अगर कभी भी कोई लड़ाइयाँ हैं, कोई भी डिस्प्यूट है अगेंस्ट मी, लाइक अगर कोई ये बोलता है कि मैंने आपसे गुड्स खरीद रखे हैं, मैंने आपको गुड्स सेल कर रखे हैं 10,000 रुपए के, बट यू हैवंट पे मी द सेम। तो क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो प्रॉपर्ली सपोर्टेड होती है थ्रू वाउचर्स, मतलब हमारे पास प्रॉपर बिल होते हैं इस चीज़ के। तो अगर मैं वो प्रॉपर बिल अगर मैं रखती हूँ और अकाउंटिंग मैंने प्रॉपर कर रखी है, तो मैं वो दिखा सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि मैंने ये चीज़ नहीं की है। आई एम हैविंग नो सच डॉक्यूमेंट ऑफ इट, और इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली कोर्ट ऑफ लॉ में दिखा सकते हैं। ठीक, विद दैट आप अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है तो सबसे अच्छा एडवांटेज एक और भी है, इंट्रा और इंटर फर्म कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है। इंट्रा मींस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी पुरानी साल से, अपने पुराने सालों से मैं अपने साल को कंपेयर कर पाती हूँ कि मैंने कितना फायदा किया पिछले साल से अब तक, कंपैरेटिवली मेरी कितनी ग्रोथ है। और इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब मेरे जैसी फर्म जो सेम रन हो रही है मार्केट में, मेरे जैसी फर्म्स जो चल रही है मार्केट में, उन लोगों का किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है और मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ उनके साथ कंपैरिजन में, मतलब कंपटीशन में मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। ये चीज़ भी मुझे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं, अकाउंटिंग प्रॉपर करने से ही मुझे पता चल जाता है। डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि डिसएडवांटेजेस समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन यू ऑल नो, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो मनी की टर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, मतलब पैसे की टर्म में, मैंने 10,000 रुपए के गुड्स दिए, मैंने 20,000 रुपए का रेंट दिया, मीन्स 20,000, 10,000, अगर मैं वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ तो मैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हूँ। मेरी अकाउंटिंग का ये रूल है, क्योंकि अकाउंट के खुद के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स में सबसे पहला रूल मैंने आपको पढ़ा दिया था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देती हूँ ताकि डिसएडवांटेजेस बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाए। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। अगर मैंने एक मशीन खरीदी, वो मशीन मैंने 1,20,000 रुपीज की परचेज की। खरीदने के बाद मैंने 30,000 रुपए उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया। इंस्टॉलेशन का मतलब है एक बंदे को बुला के, एक प्रोफेशनल को उसको इंस्टॉल करा दिया ताकि वो रेडी टू यूज हो जाए। अगर मैंने उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए 30,000, ठीक, और उसको लाने का भी खर्चा था, तो कैरेज का खर्चा हमारा हो गया 10,000 रुपए। अपनी प्रेमाइसिस तक, अपनी बिल्डिंग तक उसको लाने का खर्चा आपका 10,000 हो गया। ये इंस्टॉलेशन के चार्जेस और ये कैरेज के चार्जेस को मैं पुट टू यूज तक के खर्चे भी बोल सकती हूँ। जब तक मैंने उस असेट को यूज करने के लिए जो खर्चे किए, मैं उसे पुट टू यूज तक के खर्चे बोल सकती हूँ। तो वो असेट मेरे लिए 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज की है, चाहे मार्केट में उसका प्राइस जिस दिन मैंने लगाई 1,00,000 रुपीज ही रह गया हो। इसको दोबारा से समझते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने कोई फिक्स असेट मतलब जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड पर मेरे साथ रहता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट्स और रूल्स ही डिस्कस करने वाली हूँ विद अकाउंटिंग टर्म्स, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अभी ये डिसएडवांटेजेस तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक ये रूल समझना है, तो थोड़ा समझना जरूरी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैंने कोई फिक्स असेट खरीदी है, मींस मशीन खरीदी है, तो जितने मैं उसको खरीदा उस पर जितने भी इंस्टॉलेशन के चार्जेस आए, कैरेज हुआ, लाइक उसको पुट टू यूज तक करने के लिए जितने भी खर्चे थे, वो उस असेट की कॉस्ट है, चाहे मार्केट में उसका कोई भी प्राइस हो। मुझे इस प्राइस पर उसको बुक्स में लिखना होता है अपनी, ना कि इस प्राइस पर, क्योंकि ये रूल है। इस रूल को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मींस आपने जब भी कोई फिक्स असेट खरीदा तो पुट टू यूज तक के सारे एक्सपेंस उस असेट की कॉस्ट है, व्हाटएवर योर मार्केट प्राइस इज, वो आपके लिए इररिलेवेंट है। ठीक,
तो अब पढ़ते हैं अपनी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली डिसएडवांटेजेस यही है कि ये सिर्फ क्वांटिटी पर बात कर रहा है। 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे तो ये इसके लिए मैटर करता है। मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट काम कर रही है, वर्कर्स ने लॉकडाउन करा दिया है जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, ये चीजें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है जब तक उस पर न्यूमेरिकल पर कुछ काउंट पर उसका फर्क ना पड़ जाए। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस अकाउंटिंग का ये है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, सिर्फ क्वांटिटी पर बेस होता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मशीन को मैंने पुट टू यूज करके कॉस्ट करने के बाद 1,60,000 पर वैल्यू किया और मैं बुक्स में इतने पर लिखूंगी, जबकि मार्केट में एक्चुअल प्राइसेस का ये है, बट मैं उसको कंसिडर नहीं कर सकती क्योंकि रूल है एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आई हैव टू राइट द ट्रांजैक्शन एट दिस वैल्यू। ठीक, इसके बाद कई बार क्या होता है, प्राइस लेवल चेंजेस, इसी एग्जांपल को इसमें भी फिट कर सकते हैं कि मार्केट में आपकी अगर प्राइस फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं तो भी मैंने असेट को पुरानी वैल्यू पर वैल्यू किया है। ऑल्दो डेप्रिसिएशन नाम की एक चीज होती है जिसे हम कंसिडर करते हैं और उस वैल्यू को डिप्लीट करना शुरू करते हैं अपनी बुक्स में। तो लेकिन अगर इनिशियली देखा जाए तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं। कि विंडो ड्रेसिंग मीन्स हर चीज को अकाउंटिंग में करने के कई सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जो रूल आप एक बार ही अडॉप्ट कर रहे हो और अगर आप दूसरे रूल से वो चीजें करते हो तो आंसर डिफर हो जाता है, तो वो चीज विंडो ड्रेसिंग है। मतलब अकाउंटेंट जो होता है वो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट ट्रिक्स से दूसरे आंसर्स निकाल सकते हैं। मतलब मैनिपुलेशन कह सकते हो इस चीज को कि विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल हो पाती है एज पर द नेचर, जितनी नीड होती है सामने वाले की उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग डाटास में चेंजेस कर सकते हो, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट डजंट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू से मेरा मतलब है अगर मैं आज उस मशीन को, जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करूं कि अगर मैं आज इस 1,20,000 की मशीन जो मुझे 30,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस और कैरेज करने के बाद 1,60 की पड़ी, जो मैंने बुक्स में 160 लिखा हुआ है, 1,60,000 रुपीज, अगर मैं उसे मार्केट में सेल करती हूँ तो सिर्फ 1 लाख रुपीज मुझे रियलाइज होंगे, बट ये चीज मैं अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करती। मींस मैं एग्जैक्टली वो नहीं बता रही कि मेरी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। हम पुराने डाटा को वैल्यू कर रहे हैं जो हमने पिछले साल किया, हम उन सबको उनसे रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं कि मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। लास्ट जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो है कि पर्सनल बायसनेस से इंक्लूड होता है अकाउंटिंग में। मींस एक पर्सन कर रहा है, मैनिपुलेशन भी कर सकता है, विंडो ड्रेसिंग भी कर सकता है, तो ये पर्सनल बायसनेस से अलग नहीं होता, ये इसकी डिसएडवांटेज। अब आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आपको द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कि आप उसको कम्युनिकेट करते हो टू वेरियस यूजर्स। तो ये यूजर्स हैं क्या? यूजर्स जो होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन लोग हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन जिनके लिए रिक्वायर्ड है, और एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो कौन लोग हैं जिन्हें हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड है। तो इंटरनल की बात करते हैं सबसे पहले। इंटरनल में सबसे पहले ओनर वो बंदा है जिसने, ओनर वो पर्सन है एग्जैक्टली जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक, तो उसको एग्जैक्टली ये जानना है कि जो बिजनेस मैंने स्टार्ट कर रखा है ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूं या इसको छोड़ दूं। मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट मीन्स वो लोग के लिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि उन लोगों को पॉलिसीज बनानी है हमारी कंपनी, हमारी फर्म के बेटरमेंट के लिए, तो इसलिए मैनेजमेंट हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन नीडेड होती है। थर्ड, एम्प्लॉयज और वर्कर्स, उन्हें टाइम पर सैलरी चाहिए, उन्हें बोनस चाहिए और उन्हें देखना है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में हमारे आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब है दे हैव द पावर, दे हैव द मनी टू इन्वेस्ट। तो उन लोगों को वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, वो ऐसी ही फर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहां से उन्हें रिटर्न अच्छे मिले, जहां उन्होंने जो मनी लगाई हुई है वो सिक्योर्ड रहे। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें देखना है कि वो एक सिक्योर वे में पैसा लगा रहे हैं, उनका रिटर्न प्रॉपर मिलेगा उन्हें। इसके बाद होता है लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दोस्त जो हम लोगों को, जो फर्म को बेसिकली, जब मैं हम लोगों की बात कर रही हूँ मीन्स मैं फर्म की बात कर रही हूँ, फर्म और उस बिजनेस की जिस बिजनेस को कैश की नीड है। अगर बिजनेस को कैश की नीड है तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंटिंग डाटा को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देगा, और अगर हमारी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव हैं, अगर हम सॉल्वेंट हैं, अगर हमारी सॉल्वेंसी अच्छी है, सॉल्वेंसी मीन्स अगर मेरे पास
अपनी लाइबिलिटीज़ को या अपनी सारी एक्सपेंस को पे ऑफ करने के बाद भी काफ़ी कैश बचता है, मतलब मेरी लाइबिलिटीज ज़्यादा नहीं है, मैं एक अच्छी पोजीशन होल्ड करती हूँ, तो मुझे आराम से लोन मिल जाएगा। और वो यूजर्स मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही मेरी इस पोजीशन को जान पाते हैं। इसके बाद कस्टमर्स को डेटर्स भी कहते हैं और सप्लायर्स को क्रेडिटर्स भी कहते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही बताऊंगी, जिसमें ये टर्म्स और अच्छे से क्लियर करूंगी मैं आपके साथ। फिलहाल कस्टमर को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इसलिए नीड होती है क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि वो जहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहा है वो किस तरीके की कंपनी है, किस तरीके की क्वालिटी वो हमें प्रोवाइड करता है, तो ये सब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो जान सकता है। सप्लायर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, आपने उनसे गुड्स क्रेडिट पर लिए हैं बेसिकली, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि आप टाइमली उनका पेमेंट कर दोगे या नहीं कर दोगे और वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज एट द एंड हम कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं, जो भी आपको टैक्स पे करना होता है, जो भी आपके पास आपके ऊपर ड्यूटीज इम्पोज होती हैं, वो सब आपके अकाउंटिंग डाटा के थ्रू ही होती हैं। ठीक, तो एक बार अगर दोबारा से देखते हैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से यूजर्स इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओनर को क्या जानना है कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट को पॉलिसीज बनानी है, एम्प्लॉइज को सैलरी और बोनस टाइम पर चाहिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अपना पैसा बिजनेस में लगाना है तो वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा। लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देने से पहले आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करना चाहेंगे। कस्टमर्स देखना चाहेंगे वो किस कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा। सप्लायर्स ये देखना चाहेंगे कि जिन लोगों को उन्होंने जिस कंपनी के साथ डील किया है वो एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, रेप्यूटेड फर्म है, इसके साथ डील करना इज प्रॉफिटेबल और नॉट। और गवर्नमेंट एट द एंड टैक्स चार्ज करने के लिए और अपनी जो भी ड्यूटीज हम पर इम्पोज कर रही है फर्म के पार्ट पर, उन सबको चार्ज करने के लिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यूज होती है। तो आप गो थ्रू करें अपनी नोट्स। दिस इज इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर अकाउंटिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of my latest updates. Thank you.